अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लाइफ विद हेल्थ विद नन अदर दैन सर्जन डॉक्टर जावेद अरशद साहब। अब तक हमने ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ पर हम बात कर रहे थे और लास्ट ईपी में हमारी बात ख़त्म मतलब शुरू हुई थी कार्टिलेज पे, लेकिन वक्त ने इजाज़त नहीं दी थी कि उसको हम आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर साहब का 21 साल से ज़्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ में अपनी एक्सपर्टीज़ रही हैं। बेशुमार ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्होंने उनको ट्रीट किया होगा और जो होपलेस होंगे, लेकिन बाद में अल्लाह के करम से वो होपफुल भी हो गए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी ज़िंदगी में चलते फिरते भी होंगे। और मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर जावेद अरशद साहब से और बात करेंगे कार्टिलेज पर। जी डॉक्टर साहब। देखें, आप नी का एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, उसमें एक रान की हड्डी आती है फ्यूमर, दो नीचे पाँव की हड्डियाँ आती हैं, एक पतली सी साइड पे फिबुला और मेन जो होती है वो टिबिया होती है, ठीक है। उसके बीच में आपने हमेशा देखा होगा कि फ्यूमर और टिबिया के बीच में तकरीबन इतनी जगह होती है जो कि खाली नज़र आती है, ठीक है, और वो खाली नहीं होती है, हवा में तो हड्डियाँ नहीं लटक रही होती ना, सही बात है, ठीक है। वो होती है जो अल्लाह ताला ने, मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक कार्टिलेज अल्लाह ताला ने चढ़ाया होता है आपके हर हड्डी के ऊपर, ताकि उसके ऊपर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए। जैसे ये नज़र आ रहा है इस वाली, उसमें एपी व्यू में दोनों के दरमियान गैप है, गैप नहीं है, ये एक कार्टिलेज होता है, ये उसका शेडो, चूँकि एक्सरे उसको पिक नहीं करता, एक्सरे हड्डी को पिक करता है, कैल्शियम फास्फोरस को। ये कार्टिलेज जो होता है ये प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन को एक्सरे नहीं पिक करता है, उसको देखना होता है हमें तो हम एमआरआई का सहारा लेते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कार्टिलेज घिसता है और ये घिस के इसकी नॉर्मली तकरीबन 0.8 मिलीमीटर से 0.7-0.8 मिलीमीटर एक हड्डी के ऊपर इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। अब ये अगर ये घिस के 0.4 पे चला, और इसका बेसिक पर्पज़ है कि जब आप चलते हैं तो हर कदम के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, लाइक स्पंज कह लें, या जो ग्रिल्स वो होती हैं, रिंग्स होती हैं शॉक एब्जॉर्बर की पुरानी गाड़ियों की, वो कह लीजिए, ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है। लेकिन अगर ये घिस के कम हो जाए, आधा 0.4 पे आ जाए सेंटीमीटर या 4 मिलीमीटर या 3.5 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसकी उसी हिसाब से 8 से अगर आधा हो गया है तो इसकी शॉक एब्जॉर्प्शन की सलाहियत भी आधी हो गई है, ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स से, ठीक है, सही है। अब जब ये कम हो के शॉक एब्जॉर्बर की एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो गई है। अच्छा, ये कम किस वजह से होती है? इसलिए कि ये पतला हो गया, और वो इसलिए होता है कि अब ज़ाहिर मूवमेंट तो है ना डॉक्टर साहब, वो घिसेगी तो सही ना, लेकिन हमने उस चीज़ को भी तो बचाना है, वो हम कैसे बचाएं? वो हम ऐसे बचाएंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले लोग थे कुछ नहीं होता था उनके पास, मीलों चलते थे, ठीक है, और लाइव ज़िंदगी भी उनकी माशाल्लाह, मेरे वालिद, शायद आपके भी वालिद, ठीक है, मेरी नानी माशाल्लाह हयात है, मीलों चलते थे, उनके पट्टे मजबूत होते थे। सही। हम तो, मैंने अभी कहा, लाइफ स्टाइल हमने अपनी बर्बाद कर दी है। मैं यहाँ से निकलूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे को नहीं कह रहा हूँ, मैं निकलूँगा, गेट दरवाज़ा खोलूँगा, घर के अंदर ही ड्राइवर जो है गाड़ी पोर्च में खड़ी है, वो दरवाज़ा खोल देगा, 2 कदम चल के मैं जाके बैठ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अस्पताल में इसी तरह पहुँचूँगा, जाके अपने AC चैम्बर में बैठ जाऊँगा, ठीक है। मेरी मूवमेंट कहाँ है, मेरे पट्टे क्यों मजबूत होंगे? बचपन में, सुनो मेरी बात, बचपन में तुमने और हर किसी ने एक खेल, हर कोई खेलता है, क्रिकेट भी खेली हमने, क्रिकेट नहीं, वो एक धागे के अंदर एक बटन डाल देते थे और धागे को खींचते थे तो बटन बहुत तेजी से घूमता था। सही कह रहे हैं, ये हमारे जो पट्टे होते हैं ना, ये उसके ऊपर, उस जोड़ के ऊपर जो लोड पड़ रहा होता है, जितने मजबूत होते हैं तो उस लोड को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। जब ये कमज़ोर हो जाते हैं आराम तलबी से, ठीक है, आराम तलबी से ना, यही तो मैं पॉइंट, सॉरी नहीं सही कहा आपने, सही तो कहा। फिर ये होता है कि वजन पूरा उस कार्टिलेज पे चल पड़ रहा होता है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने इन दो को बनाया था शेयर करने के लिए, आपने सारा लोड डाल दिया है एक के ऊपर, ठीक है, सही, राइट। सही। शुगर का मसला है, ठीक है, आपने अपनी गज़ा जो है बर्गर और ये कर दी, मायोनीज भरी भी उसके अंदर, कितनी कैलोरीज होती है, यस,
कोल्ड ड्रिंक हो गई, कितनी कैलोरीज होती हैं। मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती ना। भाई तुम कुछ खाती नहीं हो तो क्या हवा के अंदर चर्बी फिर रही है कि वो आके तुम्हारे जिस्म पे चिपक रही है। जो भी कुछ तुम एक्स्ट्रा लेते हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कुछ भी, वो सब के सब अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है फैटी एसिड के अंदर और आपके जिस्म में जाके वो हो जाता है। आई वॉज ऑपरेटिंग वंस हब में, बाबा था मजदूर, 55 साल का होगा, फ्यूमर का फ्रैक्चर हो गया था। हमारी एक होती है कि हम स्किन पे इंसिजन देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उसके पट्टे जो होते हैं उसके ऊपर एक टिश्यू की लेयर होती है, ठीक, उस पर एक हम हल्का सा निक देते हैं और जो कर्व सीजर होती है उससे हम ऊपर नीचे तक काट देते हैं। मैंने अपनी आदत के हिसाब से इंसिजन दिया स्किन पे और मेरा थोड़ा सा मैंने शायद डीप दे दिया। स्किन हटाई तो देखा कि उसका फेशियल एटा के ऊपर भी कटा हुआ है, चर्बी का नाम नहीं था। हमारी औरतें जो हैं उसके अंदर, बिलीव मी शबाना, के ऑपरेट करने जाओ तो एक उंगली इतनी मोटी खाल के नीचे चर्बी होती है, उसके बाद वो लेयर एज कम्पेयर टू मेल है। फीमेल्स की आप बात कर रहे हैं तो एज कम्पेयर टू मेल? सर मेल में अच्छा। भी, मेल में थोड़ी कम होती है, फीमेल में ज़्यादा देखता हूँ मैं। सही। इतनी चर्बी। अच्छा, फीमेल की आप इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो खाते कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों मोटे हो रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। अब इसको करो, नीचे जो फेशिया होता है, फेशियल एटा, उसके अंदर चर्बी नहीं होती है, औरतों में उसके नीचे भी मिलती है। जो ग्लव्स औरतें देखकर खूब हंस रही, ग्लव्स जो हैं वो चर्बी और उससे फैट से पूरे चिकने हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं पकड़े जाते हैं। ये सर्जन कह रहे हैं और ये हम फीमेल्स के लिए सोचने का मकाम है। सोचिए कि नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि आपने कुछ नहीं खाया, मान लिया मैंने, सही है, लेकिन आप अपनी नंद के पास गई और उसके पास बैठ के आपने 2-3 गुलाब जामुन और शरबत का गिलास और दाल मोठ खा लिए, तो वो एक गुलाब जामुन तकरीबन 220 कैलोरीज की होती है। आपने 3 खाए तो 660 कैलोरीज तो आपने वहीं पे नहीं। और दूसरा सीरियस नोट ये हो गया है हमारी ख़वातीन का, जिसमें आई एम श्योर हमने हर चीज़ मेड पे डाल देते हैं। हम बैठ के मेरे दोस्त हैं बाहर, मेरे दोस्त हैं, अभी पिछले दिनों एक है मेरा दोस्त इन्वेजिव कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसने बताया कि SUV ली है वॉक्सवैगन वालों की, अच्छी सी गाड़ी, महंगी सी। तो वो बता रहा था, और भी दोस्त, इस वक्त एक हम लोगों के इतवार पे शाम में एक मीटिंग होती है दोस्तों की, ठीक है, इस्लामी मौज़ूआत के ऊपर। तो वो अपना बताने लगा, गाड़ी भी दिखाई, तो थोड़ा सा स्टाइल भी था, तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा यार तुम चाहे जो भी कहो लेकिन तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। कहने लगे कैसे? मैंने कहा भाई तुम हर 2-3 साल पे गाड़ी चेंज कर लेते हो, हम हर 2-3 साल में शोफ़र चेंज कर लेते हैं। तुम बताओ तुम शोफ़र रख सकते हो? अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। तुम्हारी औरतें जो हैं वो 8 बजे परेशान होती हैं कि भागूं निकलूं, ऑफिस पहुंचना है मुझे, ठीक है। हमारी औरतें 10 बजे परेशान होती हैं कि 3 मासियों में से एक अब तक नहीं आई है। सही कह रहे हैं। और इसमें गलती हमारी है कि हम जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए, अगर हम अपनी मेड के साथ लग के 50% खुद भी करें तो आप यकीन करें फिर आप ये घुटनों का दर्द की शिकायत नहीं करेंगे, फिर आपकी कमर में दर्द नहीं होंगी, फिर ये जो आप कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें पेन हो रहा है, डॉक्टर साहब के कहने वाले जब हम बैठ जाते हैं, जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ की को ज़ीरो कर देते हैं तो वो वजह बनती हैं हमारे मुख्तलिफ इस दर्द की जिसको हम झेलते हैं। और फिर हम डॉक्टर्स की बात ये है कि ये जो कार्टिलेज की बात शुरू हुई थी जी, कार्टिलेज पतला हो गया ना, तो नीचे स्किन वो बोन पे प्रेशर पड़ा। जब बोन पे प्रेशर पड़ता है बोन थोड़ी सी स्क्लेरोज हो जाती है। स्क्लेरोज कहते हैं हम एक्सरे पे वो सफ़ेद हो जाती है, जैसे चौक होता है ना उसका सख्त हो जाती है। चौक ज़रा सा आप मोड़ेंगे कड़क से टूट जाएगा, हरी टहनी को मोड़ेंगे पूरा मोड़ देंगे वो फिर सीधी हो जाएगी, टूटेगी नहीं, सही, ठीक है। अब इसमें जो माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं हड्डी के अंदर, ठीक है, उन माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से दर्द हो रहा होता है, कार्टिलेज की इरोजन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। हम चीज़ों को गलत तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्रैक हो गया इस हड्डी के अंदर, ये हड्डी है, इसमें कार्टिलेज कम हो गया, ये सफ़ेद पड़ी, फिर इसमें क्रैक पड़ गए। अभी जब क्रैक पड़ गए तो इसके अंदर जो जोड़ के अंदर कार्टिलेज भी फट चुका है, हड्डी भी क्रैक पड़ गए हैं, तो ये जोड़ के अंदर जो फ्लूइड होता है ना
वो फ्लूइड इसके अंदर सीप इन कर जाता है, ठीक है, ठीक है, वो फिर सिस्ट बनता है, ठीक है। अच्छा। जब हम टोटल नी के लिए या टोटल कोई भी जोड़ चेंज करने के लिए जॉइंट ऑर्थोप्लास्टी में जाते हैं, तो हम जब तक वो पूरा सिस्ट काट नहीं देंगे ना, तो तब तक हमारी इम्प्लांट जो लगाएंगे उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए कि हड्डी पूरी नहीं है, यूँ नहीं है, यूँ करके नहीं है, इसमें ये गैप पड़े हुए हैं, हमको पूरा काटना पड़ता है, उतनी ही मोटी प्लेट भी लगानी पड़ती है। अच्छा, जिस तरह इस वक्त नी प्लांट्स चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है मेल्स की ज़्यादा हो रही है, रेशियो में पूछ रहे हैं कि फीमेल्स के साथ ज़्यादा मसला है? फीमेल के साथ ज़्यादा मसला है। और अगर उसको भी अगर मैं थोड़ा और वो करूँ, एलाबरेट करूँ, तो आई थिंक जो वर्किंग वुमेन है उनकी तो फिर भी मूवमेंट है, तो जो हाउस वाइफ्स हैं वो आई थिंक ज़्यादा शिकार हैं। ज़्यादा जी, इसलिए कि हाउस वाइफ जो है वही बहुत हेवी होती है। सही, और वो इसलिए हैवी होती हैं कि वो अपने काम अगर उनका हस्बैंड जो है वो तो अपने काम पे जा रहा है ना पहले, ठीक है, वो तो घर में बैठी हैं, हिलने को तैयार नहीं है। हिलती हैं, मासी के पीछे पीछे हिलती हैं, बहुत सी मासी के पीछे भी नहीं हिलती है। चले, ऐसा ना हो कि एक क्रिटिसिज्म आ जाए हमारी तरफ कि, लेकिन हमें आपकी सेहत का ख्याल है इसलिए हम आपको गाइड करें। और ये प्रोग्राम जाहिर सी बात है, अब तो सबके हाथ में सेल फोन होते हैं, और अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो काइंडली इसको मजाक मत समझिएगा, इसको सीरियस लीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। कि कहते हैं ना, ज़िंदगी चलती फिरती अच्छी लगती है, लेकिन हमारे बूढ़े कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करें, तो आई थिंक वो मोहताज वाले फेज से बेहतर है कि बंदा खुद संभल जाए। देखो, मैंने पहले कहा कि जो कुछ कुरान में है उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला के अल्फाज हैं कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। ये आप ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहे, इसीलिए अस्पताल भरे में हैं। जब अस्पताल भरे में है तो डॉक्टर भी खेल रहे हैं। सही। और यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, एक पोवर्टी लाइंस होती है, ठीक है, एक वो लोग होते हैं जो बचपन से उनकी बच्चियाँ जो है ना, जैसे वो मेड की मैं बात कर लेती हूँ कि वो छोटी उम्र में वो अपने साथ लाती हूँ, वो लोग वही झाड़ू पोछा सफाई सब कुछ होता है। लेकिन मैं उनको देखती हूँ कि अगर हमारी जैसे मिडिल क्लास हो गया, अपर क्लास हो गया, अगर कोई खातून प्रेग्नेंट भी होती है ना, तो वो तो बेड रेस्ट और ये होती है। मैंने उनको देखा, वो 8 मंथ 9 मंथ प्रेग्नेंट होती हैं और वो काम कर रहे होते हैं। बात ये है कि यूरोप अमेरिका के अंदर आपके प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, आखिरी वक्त तक काम करती हैं, 15 दिन की छुट्टी लेती है, उसके बाद फिर काम पे आ जाती है डिलीवरी के बाद। आपके यहाँ तो डिलीवरी होती है तो वो तो 2 महीने के लिए बिस्तर पे गई, ठीक है, उसको ये खिलाया जा रहा है, वो खिलाया जा रहा है। जो डॉक्टर्स ही, गायनाकोलॉजिस्ट ही उसको बेड रेस्ट पे रिकमेंड कर देती है कि आपको बेड रेस्ट चाहिए शुरू में, जिनके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो। हमारा ये एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। मैं तो अब कहता हूँ कि हमारे जो बच्चियाँ हैं प्रेग्नेंट, ठीक है, वो भी ख़राब हो चुकी हैं और डॉक्टर तो हो ही चुकी हैं। क्या अब से 30 साल पहले बच्चे नहीं पैदा होते थे? इतने ही होते थे। क्या 30 साल पहले जो बच्चे पैदा होते थे उसका 95% नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता था? ये सही है। किसी बच्ची का पता लगे कि उसका यहाँ बच्चा हुआ है ऑपरेशन से, तो एक बड़ी बात होती थी, ठीक है, पूरा ख़ानदान आता था देखने के लिए। 5% ऑपरेशन होते थे, ठीक है। अब यह हालत पहुँच गए कि 95% सीज़र होते हैं, ऑपरेशन 5% नॉर्मल होती है। इसलिए कि लड़की खुद डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब आप बेहोश करके कर दीजिएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम वाइंड अप पर जाएंगे। मुझे ये बताएं कि ये प्रेगनेंसी की बात है कि अब ये होता है कि वो डिलीवरी, वो जो पेन होता है उससे भी बचने के लिए अक्सर डॉक्टर जो है ना पेशेंट की कमर में एक इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो ख़वातीन कमर के दर्द का शिकार हो जाती हैं। आप इन्वेजिव प्रोसीजर पे जा रहे हो, आप नॉर्मल फिजियोलॉजी पे नहीं हो, ठीक है। आपने प्रेगनेंसी की बात की है, मेरे पास एक इस वक्त भी आया हुआ है लंदन से एक मैसेज, ठीक है, एक बच्चा की भेजी थी उसकी नानी ने, सीपी चाइल्ड है, 7 महीने में पैदा हुआ था। मैंने उसकी माँ से, नानी से पूछा, मैंने कहा कि ये बच्चे क्या प्रॉब्लम क्या था इस बच्चे के साथ जो ये सीपी पैदा हुआ है। अब वो पूछा पाछा, मैंने ये भी पूछ लिया कि कोई मदर के साथ इसकी साइकोटिक प्रॉब्लम तो नहीं था, तो वो थोड़ी सी नाराज़ भी हो गई कि नहीं है। मैंने फिर मज़ीद पूछा, पता लगा कि इसका बड़ा भाई है बच्चे का, वो 1 साल का है। मैंने कहा 1 साल का है, ये जैसे ही बड़ा भाई डिलीवर हुआ था तो बेटी आपकी दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन नहीं, फ़ौरन तो नहीं, ये बच्चा वो है प्री मैच्योर है। मैंने कितने महीने में हुआ? 7 महीने में हुआ।
मैंने कहा बीबी आप मुसलमान हो, नो मैटर आप इंडिया से आई हो, ठीक है, लेकिन हो मुसलमान। तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि अल्लाह क्या कह रहा है, ठीक है। सूरतुन निसा में अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा हो तो उसको 2 साल तक अपना दूध पिलाओ, ये अल्फाज हैं। ये क्या मजाक में अल्लाह ने लिख दिया है? यानी डॉक्टर साहब मैं समझी नहीं बात आपकी। मैंने कहा देखो जब माँ दूध पिलाती है तो उसके जिस्म में, खून में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जब ब्लड में पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है तो वहाँ से एक दूसरा हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन का एक काम ये है कि वो दूध की प्रोडक्शन बढ़ाता है, इसलिए कि बच्चा पी रहा है, ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वो एक प्रोडक्शन बढ़ाता है। दूसरा काम उसका ये है कि ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। जब तक माँ दूध पिला रही है उसके खून में प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उसका जिस्म जो प्रेगनेंसी से कमज़ोर पड़ा है वो मजबूत, दोबारा टाइम मिल जाएगा, उसको मजबूत हो जाएगा। अब ये तुम्हारा फ़ौरन दूसरा बच्चा हो गया, इसको पहले बच्चे को दूध भी डिब्बे का दे रही होगी तुम्हारी बेटी, कि लगे हाँ डॉक्टर साहब ऐसी बात है। मैंने कहा कि ये बच्चा 7 महीने में हो गया इसलिए कि वो यूट्रस में वो मजबूती नहीं आई थी कि जो उसको होल्ड कर सकता। आई थिंक यही वो बातें होती हैं कि जब ख़वातीन डिलीवरी की साइड पे जाती हैं तो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाती हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का एंड करेंगे। हमारा चैनल और हमारी बातें और हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अगले EP का इंतज़ार कीजिए। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।